हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। मैं अवध कुमार यहाँ पर आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल मी एंड माई टू क्लास पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अभी आपके मेन एग्जाम जो है वो बहुत ही नज़दीक और बहुत ही जल्द होने वाले हैं। अब आपको लगभग तो आइडिया भी मिल गया होगा, तो अब उसको लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार की तरह इस बार भी आपको दिए जा रहे हैं। और जो ये प्रश्न होता है ना, लगभग ऑलमोस्ट सवाल प्रश्न जो है एग्जाम में जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी बेस पर आते हैं, वो इसी अकॉर्डिंग आते हैं। तो यहाँ इस क्लास में मैं हिस्ट्री के किनके हिस्ट्री के यानी इतिहास के जो इतिहास बना देंगे उसी पर आधारित ये क्लास के सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के तीनों सेमेस्टर के स्टूडेंट को इसी एक ही क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आप इन प्रश्नों को हाईलाइट कर लीजिएगा आपके डिक्शनरी में और इन्हें तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं तो सीधे से कह सकता हूँ कि आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में हिस्ट्री में बेस्ट नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। फेल तो होना ही नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो काफ़ी रिव्यू एंड विश्लेषण के बाद आपको दिए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझ में आ चुका होगा। अब शुरू से बताते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। और इन सभी के प्रश्नों के उत्तर है और नोट जो है वो आप सभी को बताएं कहाँ मिलेंगे, क्लासी सेट ऐप पर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैं दे रहा हूँ उसमें पहला जो प्रश्न है वो है कि हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट था। इसके बाद तो भारत विखंडित टुकड़ टूट गया था। तो इस कथन के आलोक में हर्षवर्धन की तो विजय, उनका शासन प्रबंध एवं ऐतिहासिक जो योगदान है उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है। इसी तरह से उत्तर गुप्त यानी जिसको हम क्या कहते हैं, परवर्ती गुप्त, क्या कहते हैं, परवर्ती गुप्त एवं दूसरा मोकरी राजवंश। और इन दोनों में अगर पूछा जाए तो मोकरी तो डेफिनेटली है। मोकरी राजवंशों के बीच सर्वोच्चता यानी दोनों ही राजवंश एक ही समय पर है, तो दोनों में काफी डिसम थे। इन दोनों के सर्वोच्चता के बीच जो संघर्ष है उसका वर्णन करना है, तो इन राजवंशों के इतिहास और राजाओं के नाम याद रखना। फिर अगेन एक रिपीटेड प्रश्न बन सकता है, हर्षवर्धन की धार्मिक नीति विशेषकर प्रयाग और कन्नौज सभाओं का जो है ना वो संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। एंड यहाँ पर एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट और बनता है यूनिट फर्स्ट से, जो हर बार ही आता है, इस बार भी संभावना है कि प्राचीन भारत के मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के साथ सांस्कृतिक संपर्कों पर प्रकाश डालिए। तो एक बार मध्य एशिया आता है, एक बार पूर्वी आता है, तो इस बार ध्यान रख लीजिएगा, आपको ओल्ड पेपर भी बता दिया है। फिर बारी आती है यूनिट टू की। यूनिट टू के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको रेडी करना है, तैयार करना है, जिसमें पहला है कि कन्नौज पर अधिकार को लेकर तीन वंश जैसे प्रत्यार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच हुए त्रिपक्षीय संघर्षों के कारण विभिन्न शरणों उसके परिणामों का सविस्तार से वर्णन कीजिए। एंड द नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो है गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। एंड द नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गढ़वाल राजवंशों के राजनीतिक इतिहास के बारे में प्रकाश डालिए। तो इस तरह से आपके जो से कहते हैं ना 12 नंबर का जो प्रश्न आता है, कौन सी कितने नंबर का, 12 नंबर का, तो वो प्रश्न इसी क्लास से आपके देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट इसी तरह से बात करते हैं तो इकाई थर्ड, यस, इकाई थर्ड जो है उसकी बात करें तो थोड़ा इंपोर्टेंट है कि थर्ड में प्रश्न भी ज्यादा बनते हैं, बड़ी है, तो यहाँ से नोट कर लीजिए। एक तो सोल राजवंश के इतिहास का वर्णन करते हुए उसकी नौसैनिक शक्ति एवं सोल कालीन कला संस्कृति जो द्रविड़ संस्कृति दक्षिण की उनकी विवेचना करना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है बादामी यानी पश्चिमी के जो चालुक्य वंश है और पल्लव, इनके बीच जो निरंतर संघर्ष हुए उन संघर्षों के क्या कारण हुए और क्या प्रभाव थे। नेक्स्ट है कि पल्लव काल में कला और वास्तुकला यानी महाबलीपुरम जैसे मंदिर जो है इस प्रकार के उदाहरण है, तो इसके विकास में क्या इनका योगदान था वो आपको समझाना है। नेक्स्ट प्रश्न नोट कर लीजिएगा कि सोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, स्थानीय स्वायत्त शासन सभा समिति, आपको याद होगा सोल शासन की यही खूबी थी, तो इस खूबी पर प्रश्न आ सकता है संक्षिप्त टिप्पणी को लेकर। एंड नेक्स्ट लास्ट जो प्रश्न बनेगा इससे शासकों की
कौन से शासक? राष्ट्रकूट शासकों की सांस्कृतिक और साहित्यिक जो योगदान है उसकी देन के ऊपर मैं आपको विस्तार से विश्लेषण करना है या प्रकाश डालना है। नेक्स्ट इसी तरह से बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के। सेकंड सेमेस्टर में फोर्थ यूनिट, अभी मैं सेकंड सेमेस्टर ही आपको बता रहा हूँ, तो इसमें है गुप्तोत्तर काल, जो आप पढ़ रहे हैं 550 से 1270। तो गुप्तोत्तर काल की आर्थिक स्थिति का विस्तृत निबंध लिखिए, जिसमें कृषि, व्यावसायिक संगठन जैसे श्रेणी और ग्रिल्ड क्या होते हैं हमने बता दिए लास्ट की क्लास, तो आपके पूरी की पूरी अपलोड है, पूरा सिलेबस। नगरीकरण के ह्रास और विनिमय की चर्चा कीजिए गुप्तोत्तर काल के बारे में। सबसे मोस्टली क्या होता है, एक तो आर्थिक स्थिति पूछी जाती है, दूसरा ग्रिल्ड, है ना। फिर है बंगाल के पाल वंश, कौन सा वंश? पाल वंश। तो पाल राजवंश के इतिहास और साहित्य को उल्लेखित करना, उनके योगदान के बारे में बताना, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो सैन वंश के बारे में था, तो इस बार पाल वंश इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल में व्यापार और वाणिज्य के पतन के क्या कारण थे, और इस काल में जो बैंकिंग व्यवस्था है, मुद्राएं जो है उसकी स्थिति पर प्रकाश डालना है। तो फोर्थ यूनिट का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है यूनिट फिफ्थ सेकेंड सेमेस्टर के, जिसमें है कि भारत में सामंतवाद के उदय के कारणों को रेखांकित कीजिए तथा इसमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया। सामंतवाद आपको मॉडल पेपर बताया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था सामंतवाद के बारे में, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि तुर्क आक्रमणों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय अप्रियाय थी, है ना। तो इसी बीच मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के प्रभाव और राजपूतों की असफलता के कारणों पर विस्तार से चर्चा करनी है। ये प्रश्न टपकने वाला क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर वापस देखिएगा, सिंधियल राजवंशों में के शासक है यशोवर्धन और धंग की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताइए। और लास्ट जो प्रश्न बना है, जो एग्जाम के लिए ही है आएगा, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के मुख्य उद्देश्य, कारण और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। तो ये था सेकेंड यूनिट की विक्ट्री साइन वाली इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेडी कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, हाँ इसका एक और रह गया है सेकेंड सेमेस्टर का, कि भाई राजा दाहिर इनके समय में जो सिंध अरब आक्रमण के जो कारण हुए, उन कारणों का संक्षेप में वर्णन करना, ये बच गया, इंपोर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। चलो बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। तो फोर्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट, कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों का विस्तृत विवेचन कीजिए। ये प्रश्न लास्ट टाइम आया हुआ है, लेकिन ऐसा है ना कि इस प्रकार से आने वाला है वापस, तो ये याद रख लीजिएगा। हाँ, बड़ा नहीं तो छोटा, छोटा नहीं तो बड़ा, डेफिनेटली आएगा एक। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों, विशेष रूप से सेफ्टी वॉल, कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने अपने सेफ्टी वॉल्व के लिए कांग्रेस का विकास किया था, इसके ऊपर भी टिप्पणी करनी है। एवं राष्ट्रवादी सिद्धांत, इसका आलोचनात्मक वर्णन करना है कांग्रेस की उत्पत्ति को लेकर। समझ में आ रहा है? फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों और उग्रवादियों की विचारधारा, इनके उद्देश्य और कार्यप्रणालियों की तुलना कीजिए। अगर उदारवादी लास्ट टाइम आ चुका है, तो इस बार उग्रवादी टपक सकता है। क्लियर? तो ये हो गया आपके फर्स्ट यूनिट के धुरंधर प्रश्न। फिर यूनिट 2 की बात करें, इसमें है कि उन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का विस्तार से चर्चा कीजिए। कौन सी परिस्थितियां? वे जिनके कारण 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे जो चर्चा है उस पर भी चर्चा करनी है, और प्रारंभिक कार्यक्रम। फिर है सक्रिय राजनीति, सक्रिय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के प्रवेश, सक्रिय राजनीति में महात्मा गांधी किस प्रकार से जुड़ जाते हैं, तो उन पॉइंटों को रेखांकित करना है। एवं उनके प्रारंभिक क्षेत्रीय आंदोलन जैसे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जैसे प्रारंभिक आंदोलन थे, क्षेत्रीय आंदोलन, उसके साथ साथ रोलेक्ट सत्याग्रह जो है उसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी, उसके महत्व के बारे में चर्चा करनी, फिर यहीं से ये राजनीति में कनेक्ट हो जाते हैं महात्मा गांधी जी। फिर स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप और इसके विकास की विवेचना कीजिए। लास्ट टाइम भी छोटा प्रश्न आ चुका, बट इंपोर्टेंट है ना, इसलिए देना जरूरी होता है। तथा इसके प्रति ब्रिटिश सरकार की दमनकारी प्रतिक्रिया समझाना है स्वदेशी आंदोलन। समझ में आ गया? इसको सीरियस मानना, क्योंकि समय कम है और पढ़ाई है आपको बहुत करनी है, तो इसलिए कौन कौन सा क्या क्या पढ़े, उस चीज को, कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है
वो यहाँ बता रहा हूँ, है ना? इसके बावजूद हम आपको वन शॉर्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लास देंगे, मैराथन जो काम तमाम हो जाएगा। लेकिन बट आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न पता होने चाहिए कि कौन-कौन से आ सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से है फोर्थ अपने थर्ड यूनिट जो है, उसमें है कि वर्ष 1930 में प्रारंभ हुए सवर्ण आंदोलन, इसके पीछे क्या कारण थे, इसमें आंदोलन में क्या कार्यक्रम थे और ऐतिहासिक क्या प्रभाव पड़ा इस आंदोलन का, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। और इसी तरह से वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की परिस्थितियों की विवेचना करना है। और ये आंदोलन कहीं न कहीं नेतृत्वहीन हो गया था, क्योंकि सब स्टार नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया था। तो नेतृत्वहीन होने के बावजूद जन आंदोलन ये बन गया। अब बना कैसे, इसके पीछे चर्चा, विशेषता या प्रकाश डालना है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है असहयोग आंदोलन के कारण इसके स्थगन यानी चोरी कांड जो हुआ था उसकी समीक्षा करना है। यूनिट थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से बात करते हैं यूनिट 4 कौन सी सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के लिए, कि वर्ष 1919 के बाद भारत में किसान आंदोलन के जो क्रमिक विकास हुए उसका एक तो प्रेक्षण करना है कि किस प्रकार से किसान आंदोलन है वो बड़े हैं। और इसी के साथ साथ अखिल भारतीय किसान सभा के गठन, कि अखिल भारतीय जो फार्मर यूनियन है उसका गठन कैसे हुआ और उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो इम्पोर्टेंट भूमिका है, एग्जाम के लिए भी याद रख लीजिएगा। फिर है भारत में औद्योगिक श्रमिक वर्ग के उदय और ट्रेड यूनियन यानी व्यापारिक संघ, श्रमिक संघों के विकास के जो विभिन्न चरण हुए हैं उसके ऊपर समीक्षा करनी है। और इसी तरह से ब्रिटिश औपनिवेशिक वन और भू राजस्व नीतियां, यानी ब्रिटिश काल में जो वन और भू राजस्व नीतियां थी, नीतियों के जनजातीय जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया है वो आपको समझाना है। और इसी बेस में यहां से ये एक अलग प्रश्न बनता है, ये प्रश्न मोस्ट है जो शामिल हो गया साथ में, कि 1857 से 1947 के बीच जो प्रमुख आदिवासी विद्रोह हुए ना, प्रमुख आदिवासी विद्रोह जैसे संताल विद्रोह है अलग अलग से, तो उनको याद रख लीजिएगा। तो ये यहाँ से जो शॉर्ट में ये लेकिन बनता बेस्ट है, सुपर्ब है। इसी प्रकार से फोर्थ सेमेस्टर का अंतिम यूनिट है फिफ्थ यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि वर्ष 1942 से 47 तक बीच में भारत में जो सांप्रदायिकता की जो तीव्र उभार हुए, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर जो सांप्रदायिकता जो बढ़ी, उस तीव्र उभार यानी इस प्रकार के तनाव के कारण का विश्लेषण करना और साथ ही उन परिस्थितियों को भी रेखांकित करना है जिन्होंने देश के विभाजन को अपरिहार्य बना दिया कि अब तो विभाजन होगा ही होगा। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य प्रस्तावों और प्रावधानों का वर्णन कीजिए और उसके अनंत इस योजना को विफल क्यों कहा जाए। देखो इससे पहले आप सभी को पता है क्रिप्स मिशन भी आया था। कौन सा क्रिप्स मिशन, इसके अलावा वेवल योजना। तो ये जो है ना, इसके तो छोटे प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि पहले ही आ चुका है लास्ट में, इस बार ये बड़ा प्रश्न आ सकता है, तो इसको भी साथ में नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है कि आजाद हिंद फौज यानी INA के योगदान और 1946 में शाही भारतीय नौसेना विद्रोह जिसको RIN म्यूनिटी कहा जाता है, इसके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा है उस पर आपको अच्छे से तैयार कर लेना। पुनः कह देता हूँ, ये अगर प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी हिस्ट्री की जो नैया हैं वो बिल्कुल सैया सैया करते निकल जाएगी, यानी बेस्ट आपका श्योरिटी होने वाला है। इस प्रकार से अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी जो 6 सेमेस्टर में है वो भी इंतजार कर रहे हैं इस क्लास में, तो बिल्कुल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतने शानदार है कि एग्जाम बेस्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं 6 सेमेस्टर के धुरंधर प्रश्न। 6 सेमेस्टर इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यूनिट फर्स्ट नोट कर लीजिए कि मुगल इतिहास के प्रमुख साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का सविस्तार वर्णन कीजिए। अब तक जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए सेकंड फोर्थ और भी 6 के, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर इंपॉर्टेंट टॉपिक प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, भले ओल्ड प्ले लिस्ट हो न्यू हो, 6 सेमेस्टर वालों के तो अभी हो रहे। और वैसे मैंने 2 यूनिट करवा दिए, तो 2 यूनिट के जितने भी बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर अपलोड हैं, अभी तुरंत जाइए और देख लीजिए, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में
बाबर की जो विजय थी, जैसे पानीपत का है, खानवा युद्ध है और संदेरी के युद्ध, इसके महत्व और इसकी भारत में सफलता के क्या कारण रहे, उस पर आपको प्रकाश डालना है। फिर है तीसरा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़कता हुए ही उसकी मृत्यु होगी, डॉक्टर स्मिथ ने कहा था। तो इस कथन के आलोक में हुमायूं की कठिनाइयां, उसकी असफलताओं के कारणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि हुमायूं ही एक ऐसा शासक था जिसने मुगल सत्ता दोबारा प्राप्त की थी, एक ही जीवन में दोबारा। हाँ, आगे बात करते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 से धुरंधर प्रश्न है, जिसमें शेरशाह सूरी की प्रशासनिक सुधारों और विशेष रूप से भू राजस्व प्रणालियों की विस्तृत विवेचना की थी, क्योंकि मुगल बादशाहों ने भी शेरशाह सूरी की नीतियों को फॉलो किया था। तो फिर एग्जाम वाले तो करेंगे। आगे, सम्राट अकबर की राजपूत नीति और धार्मिक नीति, धार्मिक जैसे नया धर्म था ना, दीन ए इलाही, और सभी धर्मों को साथ में लेना, मतलब सुलह ए कुल का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, और इससे साम्राज्य सुदृढ़ीकरण में क्या महत्व था इसकी नीतियों का, उसके ऊपर लाइट प्रकाश, ये जो भी हो सके अच्छे से याद कर लेना है। आगे बात करते हैं तीसरा, कि जहांगीर के शासनकाल की राजनीतिक इतिहास को रेखांकित करना है, जहांगीर के समय की, और मुगल राजनीति और प्रशासन के ऊपर नूर जहां जो उसकी बेगम थी, उसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। हाँ, बिल्कुल इंपोर्टेंट। और नेक्स्ट है कि शाहजहां के काल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्यों, ये स्पष्ट करना है। और एक बोनस प्रश्न दे रहा हूं अथवा में, जो यहाँ पर आपको येलो में क्लियर दिख रहा होगा, कि औरंगजेब की दक्कन की नीति और उसके परिणामों की समीक्षा कीजिए। यस, तो यहां तक तो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा दी है। थर्ड यूनिट जल्द शुरू होने वाली है, क्या पता मैराथन आ जाए पहले। और हाँ, इस क्लास के बाद आपको फिर कौन सी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जिस क्लास जिस सब्जेक्ट की डिमांड ज्यादा आएगी उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है यूनिट 3 कि मुगल प्रशासनिक ढांचे की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। क्लियर, क्योंकि ये थर्ड आपने नहीं पढ़ी है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर अभी तो बहुत पढ़ना है। बिल्कुल लगेगा आपको। मुगल सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार स्तंभ जैसे मनसबदारी व्यवस्था और जागीरदारी प्रथा, उसको क्रमिक विकास और उसकी कमियों का विस्तृत वर्णन करना है। यस, फिर है मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली, जैसे टोडरमल के बंदोबस्त, इसको देहनशाला प्रणाली भी कहते हैं, की मुख्य विशेषताओं के प्रकाश डालिए। और आपके थर्ड यूनिट का इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन और उसके विघटन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण क्या थे, उन कारणों का आलोचनात्मक समीक्षा करना है ना। धुरंधर प्रश्न, इसको कहते हैं इंपोर्टेंट प्रश्न। धुरंधर प्रश्न को क्या कहते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न कहते हैं। याद रह जाएंगे, अरे बिल्कुल याद होंगे, क्योंकि ये तो आपको करने ही करने हैं ना, इंपोर्टेंट है। आगे बात करें तो यूनिट 4 कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे, उसके सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं की विवेचना कीजिए, और विजयनगर साम्राज्य पतन क्यों हुआ उसके कारण। फोर्थ यूनिट नहीं पढ़ी है, इंपोर्टेंट प्रश्न तैयार कर लीजिए और मैराथन क्लास यस वेरी सुन। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन मराठा साम्राज्य के उदय और उसके प्रशासनिक सुधारों, जैसे अष्ट प्रधान व्यवस्था, अब समझ गए होंगे आने वाला प्रश्न, अष्ट प्रधान पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। फिर पेशवाओं के अधीन मराठा परिसंघ, मराठा परिसंघ तो आपको पढ़ाया था ना, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में होगा। तो मराठा परिसंघ के विकास को रेखांकित करना है, और उसमें उत्तर कालीन मुगलों के साथ साम्राज्य के विघटन की भी चर्चा करनी है। फिर है पानीपत के तृतीय युद्ध, जो 1761 के कारणों इसके परिणामों की समीक्षा कीजिए, और नादिर शाह के आक्रमण से भारत में किस प्रकार प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो है ना, वो कोई नए प्रश्न नहीं है, आपको मतलब पहले भी ये टॉपिक करवा चुका हूँ, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, बाकी हमने इंपॉर्टेंट दी है। फिर इस प्रकार से इस क्लास का लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट जो यूनिट है, यूनिट 5, कि भाई मुगल काल में वास्तुकला और चित्रकला, इसके क्रमिक विकास का सविस्तार वर्णन करना, विशेष तौर पर अकबर और शाहजहां के योगदान को रेखांकित करना आपको। फिर है भारत में सूफीवाद के उदय और विकास को रेखांकित कीजिए, सूफीवाद इस्लामिक, ठीक है ना, और तत्कालीन समाज पे सूफीवाद का क्या प्रभाव पड़ा। और तीसरा धुरंधर प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता पर प्रकाश डालिए, और भारतीय समाज एवं संस्कृति को
पुनर्जीवित करने में भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव था? अब आप कहते हैं सर इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार, बस तैयार हैं, इनको तैयार कर लिया ना तो आपके एग्जाम को बेस्ट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। बट अब आपके पास क्या करना है? आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। सबसे ज़रूरी जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट है, उनको ये शेयर करना है। और कौन-सी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, कमेंट कर लेना। फास्ट मिलेगी क्लास बहुत ही वेरी, वेरी सून एंड फास्ट। तो मिलते हैं अगली इम्पोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।